वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन बाय। ये आपका पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए और आई होप इसको चैनल को बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य जानने हेतु पानी और सीमेंट का अनुपात लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और ये IS कोड में भी लिखा है। तो कितना से कितना होता है, 0.4 से लेके 0.65 तक। इसका आंसर होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सबसे ज़्यादा सीमेंट में किसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है? तो लाइम की मेरे प्यारे बच्चों, लाइम की। लाइम इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना परसेंट हो जाता है लाइम? लाइम होता है 60 से 65%। लाइम 60 से 65। सिलिका कितना होता है? 20 से 22-25%। 20 से 25%। 20 से 25%। एल्मुना कितना होता है? 1 से लेके 6% तक। 1 से लेके 6% तक। आई कितना होता है? ये आई मतलब आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितना होता है? आयरन ऑक्साइड कितना होता है? तो ये होता है 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 तक। और एम कितना होता है? 1 से लेके 2 तक। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the Indian standard, the minimum 7-day compressive strength of ordinary Portland cement and Portland Pozzolana cement in Newton per mm square are respectively। मतलब भारतीय मानकों के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट तथा पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट कम से कम 7 दिनों की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होगी? तो जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिन की कितनी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि 2/3, जैसे कि हमें पता है 7 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, 2/3 आती है। तो OPC यदि 33 ग्रेड का है तो उसका जो 7 दिन में जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 67%। 67% यदि अब हम मानते हैं जैसे कि यदि हम 7 दिन की स्ट्रेंथ करते हैं 2/3, तो ये आती है आपकी 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आती है OPC की। यदि पोजोलाना की देखते हैं हम, तो पोजोलाना जो है, पोजोलाना जो इसकी स्ट्रेंथ होती है 28 दिन में कितनी होती है पोजोलाना की? तो 33 होती है। तो 33 का हम यदि 2/3 करें, 33 का यदि हम 2/3 करें, तैतीस का 2/3 करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। कितना? 33 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा? 22 के समथिंग। तो 22 के समथिंग कौन सा है? इनमें देखिए कि पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट भी इतनी स्ट्रेंथ देता है 28 दिनों में जितना वो देता है OPC। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। इसका आंसर होगा 22 के आसपास। कौन सा है? देखियो, 22 का ऑप्शन है। 22 के आसपास है 21.5। एक तो ये है, और हमें 22 के समथिंग चाहिए। तो ये तो बी तो होगा नहीं। बी सही में लेकिन होगा नहीं। ठीक है, ये डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलर सीमेंट, वाइट सीमेंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पिगमेंट। कितना परसेंट हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा डालते हैं? आयरन ऑक्साइड की कितनी परसेंट मात्रा डालते हैं? 1 से 3%। 1 से 3% कौन सा है इसमें? ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। वैसे यदि आयरन ऑक्साइड के हम मात्रा देखें ढंग से, अपने बुकों में देखते हैं आप, यदि आपने जैसे रिवाइज किया होगा, तो और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका 1 से लेके 6% तक। मतलब 1 से लेके 6% तक। ठीक है, कितने? 1 से लेके 6% तक। तो 1 से लेके 6% तक कौन सा है इसमें? तो ये तो बैठेगा, वैसे देखा जाएगा तो 1 से लेके 3% तक होता है आयरन ऑक्साइड।
वैसे सीमेंट में आकर्षक रंग देने के लिए इसके अंतिम पिसाई के समय 5 से 10% उचित रंग वर्णक मिलाया जाता है। ठीक है, वर्णक खनिज होते हैं जैसे लाल, पीले, भूरे रंग के लो ऑक्साइड, है ना, ये मिलाया जाता है। तो इसका डी आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द हाइट ऑफ ली चटर्जी स्प्लिट सिलेंडर? ली चटर्जी स्प्लिट सिलेंडर की ऊंचाई क्या होती है? तो ली चटर्जी जो होती है उसकी कितनी होती है उसकी, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 30 mm इंटू 30 mm होती है, 30 mm चौड़ाई होती है, 30 mm हाइट ही होती है उसकी। ठीक है, तो इसका कितना आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? 0.03 मीटर। ठीक है, वो mm में होती है ना, तो इसलिए हम इसे 0.03 मीटर, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसोलेबल रेड्यूस इन सीमेंट शुड बी, सीमेंट में घुलनशील अवशेष होने चाहिए बिटवीन 20 से 25%, लेस देन 20%, बिटवीन 10% टू 20%, लेस देन 1.5%। मतलब तो इनसोलेबल जो रिड्यूस जो होते हैं वो कितने परसेंट रहने चाहिए सीमेंट में? यदि देखा जाए तो वो होने चाहिए 1.5% से कम, मतलब 1.5 से कम होने चाहिए। तो ये होगा लेस देन 1.5, लेस देन 1.5। तो आप सभी से समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, केमिकल रिएक्शन जो हाइड्रेशन स्लो करता है वो कौन सा करता है? वो कौन सा करता है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जिप्सम करता है, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसके? तो ए है रिटार्डर, दूसरा प्लास्टिसाइजर, तीसरा है सुपर प्लास्टिसाइजर, डी है एसिलेटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। मंदक, मंदक जो है वो जिप्सम जो मंदक का ही काम करता है। सीमेंट में जलयोजन रासायनिक अभिक्रिया को मंदक मतलब स्लो डाउन करने के लिए रिटार्डर का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से कंक्रीट देर में पकती है, मतलब समय का मतलब है इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। जिप्सम हम 2 से या 3% मिलाते हैं। ठीक है, जिप्सम कितना परसेंट मिलाते हैं? 2 से 3%। वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड भी मिलाते हैं, और सीमेंट के बाहर का हम चीनी भी मिलाते हैं 0.2%। सीमेंट के जो बाहर होगा उसका हम 0.2% मिला देंगे। यदि सीमेंट हमारी 100% होगी तो 100% का हम 2% मिला देंगे। कितना? 2%। तो इसमें लिखा है 0.2% मिलाना वैसे तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर नेम बाय टॉम होलम आर एलाइट, बेलाइट, सिलाइट। मतलब जो 4 बोक कंपाउंड बनते हैं वह चौथा बोक कंपाउंड कौन सा है? तो वो कौन सा है? फेलाइट। फेलाइट इज द करेक्ट आंसर, फेलाइट, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो A4 हो गया C3S, B4 हो गया C2S, C4 हो गया कौन सा? C3A, और फेलाइट है जो C4AF वाले को फेलाइट कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर परमिबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्ट टू, हम एयर परमिबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं सीमेंट में? हम एयर जो परमिबिलिटी जो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो एयर परमिबिलिटी क्यों करते हैं? तो हम एयर जो परमिबिलिटी करते हैं वो हम सीमेंट के फाइनेंस के लिए करते हैं। फाइनेंस कितना वो बारीक पिसा हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अनसाउंडनेस के लिए तो हम ऑटो के लिए और एक प्रकार का जो दूसरा ली चटर्जी होता है वो करते हैं, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम ली चटर्जी फ्लास्क का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए। इनिशियल लॉस के लिए तो ये जो लॉस होता है उसे यदि हम सीमेंट को जलाएं तो उसे कितना परसेंट जलना चाहिए? 2 या 3%, ज़्यादा नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड 3 मंथ टू डेट ए 28 डे ऑफ द क्यूरिंग। मतलब कह रहा है कि सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य 3 महीने की तराई और 28 दिन की तराई के साथ अनुपात क्या होगा? तो क्या अनुपात होगा?
क्या अनुपात होगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 28 दिन में तो हमें स्ट्रेंथ जो मिलती है, यदि 33 ग्रेड का है तो 33 मेगा पिक्सल की मिलेगी इसको स्ट्रेंथ, है ना। बस थोड़ी सी ये कह रहा है 3 महीने बाद कितनी होगी। 3 महीने बाद उसके 3 महीने बाद उसके ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे 3 महीने बाद तो उसकी स्ट्रेंथ एकदम बढ़ते जाती है ना एकदम, तो उसका जो रेशियो होगा 1.15 से होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अधिकतम अंतिम जमाव काल क्या होना चाहिए? अधिकतम अंतिम जमाव काल क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतम जमाव काल क्या होना चाहिए कि इसके ऑप्शन देखते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? OPC का ये पूछ रहा है। तो 30 मिनट, 10 घंटा, 1 घंटा, 6 आवर। तो क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम तो 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटा। तो 10 घंटा किस में है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनल सेटिंग टाइम में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इन मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब सीमेंट पेस्ट गुलथी का सख्त और कठोर होने का गुण के हाइड्रोजन और हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। मतलब जो आप देखते हो कि जो सीमेंट जो हार्ड हो रहा है, सीमेंट जो हार्ड हो रहा है वो किस कारण होता है, ये वो पूछ रहा है कि हाइड्रेशन के दौरान, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो किसके कारण वह सीमेंट हार्ड होता है पेस्ट? तो भाई हार्ड तो किसके होता है? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है हार्ड, तो है ना, जो सबसे ज़्यादा सख्त जो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सबसे पहले रिएक्ट यही करता है। यदि ये पूछता कि स्ट्रेंथ कौन करता है, तो स्ट्रेंथ जो करता है वो आपका करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन ये पूछ रहा है दी सेटिंग, है ना, मतलब सीमेंट पेस्ट की गुलथी को सख्त और कठोर होने का गुण हाइड्रेशन के दौरान सबसे पहले कौन करता है? तो ये करेगा आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3A। तो C3A इज द करेक्ट आंसर। C3 इज ए विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स हैज़ मोर देन 50% शेयर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब यदि आप देखते हैं कि ऐसा कौन सा रासायनिक यौगिक है जो 50% से अधिक हिस्सा शीघ्र कठोरी सीमेंट में होता है। भाई जो शीघ्र कठोर करने वाला जो सीमेंट है उसमें कौन सा होगा? तो वो C3S होगा। क्यों होगा? कि ये सबसे जल्दी कठोर होता है। यदि ज़्यादा सबसे पहले तो यही कठोर करेगा ना, ठीक है, क्या करेगा? सबसे पहले यही कठोर करेगा। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि द सेटिंग ऑफ हार्डनिंग, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सबसे पहले सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कौन सा पेस्ट करता है? तो वो करता है C3A। और यदि सबसे पहले आपका यदि RHC में सीमेंट में सबसे ज़्यादा जो 50% से हम जो यूज़ करते हैं वो कंपाउंड वो कौन सा होता है? वो C3S होता है, क्योंकि यही स्ट्रेंथ देता है और यही आपका जल्दी से रिएक्ट करेगा। यदि आपको पूछे जल्दी से हाउ कि रिएक्ट कौन करेगा, तो C3A करेगा। अब हमें चाहिए स्ट्रेंथ भी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S मिलाएंगे। और यदि आपको पूछे कि C2S की मात्रा कितनी 20 से 45 होती है और C3 और इसकी होती है 8 से 12 समथिंग, 8 से 12, 6 से 10। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या था वैसे? इसका आंसर था C3S। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। For low alkyl content is usually restricted to X percentage by weight where X is
निम्न क्षार सीमेंट के लिए क्षार सामग्री आमतौर पर वजन के अनुसार X% तक सीमित रखी जाती है। यहाँ X है। तो ये कह रहा है सीमेंट के क्षार सोडा और पोटाश जो मतलब एल्कलाइज का काम करते हैं वो कितना % होना चाहिए, है ना। और अधिक एल्काइल मिलाने पर क्या उत्पन्न होता है, अधिक एल्काइल यदि हम मिला देते हैं तो हमारे दीवार में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। देखे होंगे आपने तराई के समय, जब हम तराई करते हैं कुछ कुछ समय बाद उसमें कहते नहीं है कि दीवार पर वो आगे क्या आ गया, नमक आ गया बाहर, दीवार से बाहर जो नमक आ गया। तो जो नमक जो आता है ना वो काम करता है आपका, क्या चीज़ का काम करता है, एल्कलीज से रिएक्ट होने के बाद उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, पेजेस पड़ जाते हैं वाइट वाइट। तो ये अधिक मात्रा सीमेंट पकाते समय निकल जाता है। ठीक है, ये अपने आप ही एल्कलीज आ जाते हैं जब पकाते समय। तो ये कितने कितने % होना चाहिए, तो ये हम देखते हैं 0.5 से लेके 1.3 तक होता है। तो 0.5 से लेके 1.3 तक होता है। तो इसमें देखिए अब कितना होगा, तो इसमें यदि हम अनुपात करते हैं तो 0.60 आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ऐसा क्या करते हैं कि वो अच्छी तरीके से बिल्कुल बहुत शीघ्र जल्दी हार्ड हो जाता है। ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइनेस। ये ऑप्शन कह रहा है कि उच्च डिग्री पर बारीकी तक धातु की, मतलब एक प्रकार से जो क्लिंकर होते हैं, मतलब जो क्लिंकर होते हैं वो हाई डिग्री पर फाइनेंस करते हैं, है ना, फाइनेंस और ग्राइंडिंग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिंग दी सल्फेट कैल्शियम सल्फेट टू द मिक्सचर, मिक्सर में कैल्शियम सल्फेट को मिलाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एडिंग जिप्सम आफ्टर ग्राइंडिंग, पिसाई के बाद जिप्सम को मिलाते हैं। चौथा ऑप्शन है बर्निंग द मिक्सचर एट लोअर टेम्परेचर, बर्निंग एट जो मिक्सचर करते हैं वो लोअर टेम्परेचर पर करते हैं। तो ये तीनों ही गलत हैं। तीनों क्यों गलत है, हम कैल्शियम सल्फेट जो आपका जिप्सम है वो तो हम बंधक की पदार्थ की तरह यूज करते हैं। बंधक क्या काम करता है हमारे सीमेंट को, वो काम करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एडिंग जिप्सम आफ्टर ग्राइंडिंग, यदि रैपिड हार्डनिंग करनी है तो जिप्सम तो कम ही मिलाएंगे, है ना, पिसाई के बाद जिप्सम को मिलाकर नहीं, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। और कम ताप पर तो मिक्सर करते ही नहीं है। यदि हमें रैपिड हार्डनिंग चाहिए, जितनी जल्दी हमें सीमेंट को अच्छा बनाना हो उतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उसे गर्म करेंगे। तो कौन सा होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कि यदि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में की तुलना में ओपीसी के मुकाबले 4 दिन पहले ही सामर्थ्य जो 28 दिन में करता है ना, वो 4 दिन में ही स्ट्रेंथ गेन कर लेता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो इसलिए ये हम रैपिड हार्डनिंग हम बिल्डिंग के मरम्मत के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। दी permeability test is repeated if the difference in compressive strength of 3 tested specimen exceed। मतलब यदि आप देखो कि इनिशियल जो सेटिंग टाइम है आपका, इनिशियल परीक्षण हम जो पुनः दोहराया जाता है, तो इन तीनों टेस्टों में से कौन सा एग्जिट करता है। तो आपने देखा होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम 3 स्पेसिमेन जो लेते हैं, तो वो कौन कौन से हम उसमें लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यदि चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि देखो हम उसमें जो क्यूब बनाते हैं 3 70.6 mm के, ठीक है, और कंक्रीट घन के लिए 150 mm का बनाते हैं, और सीमेंट के लिए बनाते हैं 70.6 mm। तो यदि हम देखें तो उसमें जो हम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं बिल्कुल, और 3 घन जो संपीड़न शक्ति के लिए परीक्षण किया जाता है उसमें 3 लेते हैं अधिकतर, ठीक है, 3 लेते हैं। जो 3 हम स्पेसिमेन लेंगे, 3 जो टेस्ट करेंगे अलग अलग क्यूब, उनका जो बीच का वो है भिन्नता डिफरेंस है वो 15% से अधिक ना हो, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि 1.5 न्यूटन मीटर पर mm स्क्वायर ना हो। हाँ, यदि 1.5 न्यूटन किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 28 दिन के परीक्षण के प्रत्येक नमूने के बाद यदि हम तीनों को 28 दिन के बाद करते हैं तो 15% से ज़्यादा ना हो, कहने का अर्थ है। तो वो कितना होगा, यदि किलो न्यूटन में होगा तो 1.5,
किलोग्राम में होगा तो 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। तो अब इसमें कौन सा आंसर होगा? 15। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रीपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। प्रोपोजिशन के लिए मतलब पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री का अनुपात कितना होता है? देखो, पहला ऑप्शन है कि लाइम जो होगा 63%, सिलिका 22% और अदर इन एग्रीगेट 15%। तो पहला ये हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है लाइम 22%, सिलिका 63%, अदर इन एग्रीगेंट 15%। नहीं। तीसरा ऑप्शन है सिलिका 40%, लाइम 40%, अदर 40। नहीं। ये तो 120 बैठ जाएगा इस हिसाब से, ये तो 120 बैठ जाएगा। 40 40 80 और 40 100। तो वैसे देखा जाए लाइम तो 60 के 65 के बीच में होता है। और यदि देखो डी ऑप्शन में सिलिका 70% और सिलिका होनी चाहिए हमारी 20 से 25%। तो यदि जो पहला जो ऑप्शन था ना, जो कह रहा था लाइम 63, सिलिका 22% और अदर इन एग्रीगेट जो होंगे वो 15% होंगे। जैसे कि देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला, ये है राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। लाइम 63%, सिलिका 22%, अदर जो होंगे वो 15%। जब भी तो 100% बैठेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर एट। सीमेंट का कठोरीकरण होता है ए रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डे एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए डिक्रीज रेट। मतलब कि पहले कुछ दिनों में शीघ्रता के साथ और उसके बाद घटती दर के साथ बढ़ता है ना, हार्डनिंग। दूसरा ऑप्शन है स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डे एंड आफ्टर वर्ड इट कंटिन्यू इंक्रीज एट रैपिड रेट। तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट इज एज। चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या कह रहा है कि जो हार्डनिंग होती है वो शुरू के दिन में तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है ना। हार्डनिंग तो बहुत शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती है, फिर बाद में जो C2S का काम करता है हमारा फिर सीमेंट, है ना, इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए डिक्रीज रेट, है ना। फिर पहले इंक्रीज रेट रहता है, फिर धीरे 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 ये डिक्रीज रहता है। तो क्या रहता है? ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर। एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इज फाइनेस शुड नॉट लीव एनी रिड्यूस ऑन IS सिव नंबर 9। तो हमारे OPC के लिए यदि देखो RSC के लिए रैपिड हार्डनिंग के लिए 5% होता है, PPC के लिए भी 5% बचना चाहिए, और OPC के लिए कितना होता है? 10%। तो 10% इसमें कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन RCC स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइड इज। पतली RCC संरचना के निर्माण प्रकार की उपेक्षा की जाती है। तो कौन सी होगी इसमें भाई? पतली RCC संरचना निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट का उपेक्षा की जाएगी? तो पहला ऑप्शन है ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा है आपका बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तीसरा है लो हीट सीमेंट, चौथा है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। तो इसमें क्या आंसर होगा आप ही बताइए। देखो यदि हम देखते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस देखते हैं तो वो बहुत पतला होता है, ठीक है, रवेदार धातु का बना होता है, जो एक धातु के मल से बनता है एक प्रकार से। तो ब्लास्ट फर्नेस इज द राइट आंसर, ब्लास्ट फर्नेस इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ पोजलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोजलाना सीमेंट इज। जो पोजलानिक मटेरियल है ना, ज्वालामुखी की जो राख है वो सीमेंट के निर्माण में कितनी % होती है? तो देखते हैं। देखो 30% तक लेते हैं हम, देख तो, है ना। बाकी तो OPC की तरह हम क्लिंकर का यूज़ करते हैं, 30% हम पोजलानिक मटेरियल करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, 70% तो लगभग सीमेंट का क्लिंकर ही होते हैं और पोजलाना पदार्थ के लिए 30% पीस कर बनाया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, 30%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज कॉज ड्यू टू। जो फ्लैश सेटिंग है
सीमेंट की, वो कॉजेज ड्यू टू, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लैश सेट कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा डाई कैल्शियम एल्मिनेट, चौथा टेट्रा कैल्शियम एल्मिनेट फेराइड। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? कि फ्लैश सेटिंग जो करता है हमारे शुरू की जमाव काल, वो करता है C3A और C4F के कारण, है ना। तो C3A तो देखा जाए भाई, ये है डाई कैल्शियम एल्मिनेट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये होता है ना ट्राई कैल्शियम, और ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी गलत हो गया। देखो ये होता है वो कंपाउंड, लेकिन ये फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत शांत दिमाग से जाना, जब ही हो पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। भाई फील्ड टेस्ट करते हैं हम सीमेंट के लिए, तो वो कौन कौन सी करते हैं तो देखते हैं। तो अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। व्हेन वन ट्रस्ट वन हैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म, मतलब यदि सीमेंट की बोरी में हाथ डालें तो गर्म महसूस होगा। भाई गर्म तो महसूस देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। क्यों? वो ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये गर्म होगा तो वो सीमेंट की वो खराब होगा, ठीक है। द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लेस्ड, सीमेंट का रंग नीला होता है, ये भी बात गलत है। देखो ये बात तो बिल्कुल गलत ही है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन, एक मिनट, ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू द बकेट ऑफ वाटर शुड बी सिंक इमीडिएटली, पानी की बाल्टी में हाथ भर सीमेंट डालने पर वह तुरंत डूब जाना चाहिए। पानी की बाल्टी में हाथ भर सीमेंट डालने पर वह तुरंत डूब जाना चाहिए। भाई तुरंत डूब जाना चाहिए, यदि पानी की बुट्टी भर सीमेंट ले लें तो वो तो यदि ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन शुरू में वो डूबेगा नहीं, ठीक है। शुरू में वो डूबेगा नहीं, वो शुरू में वो तैरेगा। तो इन दोनों के मुकाबले हमने, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। बी, सी, हम सी पर लगा सकते हैं क्योंकि डी कह रहा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है तुरंत डूब जाना चाहिए। भाई कुछ तो देर लगेगी ना, सीमेंट की मुट्ठी भर डालेंगे यदि बाल्टी में हम, तो टाइम तो लगता ही है। तो ये इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंड अर्ली स्ट्रेंड ड्यू टू, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वह अर्ली स्ट्रेंथ देता है किस कारण? तो इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लार्जेस्ट प्रोपोजिशन ऑफ लाइम ग्राउंडिंग फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, जो हम लाइम की मात्रा है वह हम ओपीसी के मुकाबले में, यदि नॉर्मल सीमेंट के मुकाबले में ज़्यादा ग्राउंडिंग कर देते हैं, मतलब ज़्यादा महीनता से पीस देते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है लेसर प्रोपोजिशन ऑफ लाइम ग्राउंडिंग क्रोशर देन नॉर्मल सीमेंट, मतलब सामान्य सीमेंट की तुलना में चूने के कम भाग को हम पीसते हैं, मतलब पीस स्थूल मतलब कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स वाला। तो ये भी बात, अब चलो दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रोपोजिशन ऑफ लाइम ग्राउंडिंग फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, सामान्य सीमेंट की तुलना में चूने के कम भाग को महीनता से स्थापित किया जाता है। देखो सामान्य सीमेंट की तुलना में चूने के कम भाग को महीनता से स्थापित किया जाता है। भाई हम तो और रैपिड हार्डनिंग हो तो और पीसेंगे। और डी ऑप्शन है लार्जर प्रोपोजिशन ऑफ लाइम ग्राउंडिंग कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट, और जो लाइम लार्जर अमाउंट में हम जो है लाइम को पीसेंगे नॉर्मल सीमेंट के अनुसार। तो इसमें लिखा है सामान्य सीमेंट की तुलना में चूने के अधिक भाग को हम कोर्स करेंगे। भाई बड़ा क्यों करेंगे, फाइन होता है यहाँ, तो इसमें यदि फाइन होता तो अच्छी बात थी। अब पहला ऑप्शन देखते हैं लार्जर प्रोपोजिशन लाइम ग्राउंडिंग फाइन, हाँ ये ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों है? क्योंकि हम ना फाइन करते हैं सीमेंट को। अब उसमें ऐसा है कि लाइम, भाई सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइम 60 से 63%। तो भाई जाहिर सी बात है हम पूरे सीमेंट को ही पीसते हैं ना, क्लिंकर को, और फाइन पार्टिकल में पीसते हैं ओपीसी के मुकाबले। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी पानी की कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो 20 के 30% होती है ना। भाई हम 40 mm का वो होता है वो आपका मोल्ड,
तो नीचे से हम बॉटम से देखें तो वो 5 से 7 ऊपर होना चाहिए, और 33 से 35 वह नीचे धंस जाना चाहिए। पानी की इतनी मात्रा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो कितना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, 5 से 15% नहीं, 10 से 25% नहीं। इसके दूसरे ऑप्शन सी 15 से 25%, डी 20 से 30%। तो 20 से 30% हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी देखते हैं। वैसे भी हम देखते हैं यदि हम जो पानी मिलाते हैं ना, हमारे 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 सीमेंट में कितना परसेंट पानी यूज़ होता है? 23% होता है। और उसमें जो सीमेंट में जो वॉइड रह जाते हैं उसके लिए पानी कितने परसेंट हमें चाहिए होता है सीमेंट को? तो उसमें 15%, जब तो टोटल परसेंट हमारा 38 के समथिंग होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इज़ द करेक्ट आंसर। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन, सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट परीक्षण को निर्धारित किया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तीसरा ड्यूरेबिलिटी, चौथा इनिशियल सेटिंग। तो हम सीमेंट की जो एक प्रकार से जो कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम कहते हैं। क्यों? जो साउंडनेस टेस्ट जो करते हैं हम, यदि आप देखोगे ऑटोक्लेव में तो लाइम के साथ हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसकी साउंडनेस चेक करते हैं। और यदि ली चटर्जी जो आपका एपरेटस है उसका जो यूज़ करते हैं हम साउंडनेस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी फ्री लाइम के लिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कंपेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज, मतलब 150 mm की तुलना में 100 mm के घन के कंप्रेसिव क्षमता हमेशा क्या होती है? देखो 150 mm के यदि हम वो लेंगे, क्या लेंगे? क्यूब, है ना। तो उसमें जो है आपका उसकी क्षमता कितनी होगी? तो देखो इसके ऑप्शन लिखे हैं 4, तो कम होती है 150 mm की तुलना में। भाई जितना ज़्यादा हम उसको साइज लेंगे इतना ही बेकार रहेगा, जितना छोटा लेते हैं हम उतना ही अच्छा रहेगा, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, है ना। तो 100 mm, तो फिर 100 mm जो रहेगा वो उसकी ज़्यादा होगी। तो ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है मोर, तीसरा है इक्वल, और डी है नन ऑफ दिस। तो बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा बी? कंक्रीट जो घन है ना, कंक्रीट का जो क्यूब है, एक प्रकार से देखें तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखते हैं कंक्रीट घन की जो संपीड़न सामर्थ्य है वह निश्चित जल के अनुपात के 150 माप के घन को 27 के आसपास टेम्परेचर को 28 दिन की तराई के लिए जल में छोड़ा जाता है। यह न्यूटन पर mm² या किलोजी आकी जाती है। 150 की घन की तुलना में 100 मिलीमीटर कंक्रीट के घन की संपीड़न सामर्थ्यता 10% अधिक होती है ना। क्यों होगी? क्योंकि वो उसका साइज हो गया ज़्यादा, है ना, और 100 की उसकी 10% ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, जिप्सम इज सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम, मतलब ये कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम जमने के समय को कम कर देता है। हाँ भाई, सीमेंट में जिप्सम जमने की सेटिंग को कम कर देता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक सही है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विद रिएक्ट विद वाटर C2S। भाई पानी जल के साथ अभिक्रिया करने वाला सीमेंट का सबसे पहला यौगिक तो C3 होता है। तो ये तो दूसरी बात भी गलत है, दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है। तीसरा है बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट पार्टिकल आर फाइन। जो बल्किंग, जो रेत का स्थूलीकरण कम होता है उसके जब इसके कण महीन हो। ये बात तो देखो, बल्किंग ऑफ सीमेंट क्या है? जब हम पानी में जो रेत है उसमें पानी के संपर्क में आने के बाद रेत फूल जाता है, ठीक है। रेत जब फूल जाता है तो वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन पार्टिकल आर फाइन। भाई यदि आप देखते हो रेत के पार्टिकल तो फाइन रहते ही हैं, और अब कह रहा है कि यदि रेत के पार्टिकल यदि फाइन होंगे
तो बल्किंग ऑफ सैंड कम होगा? नहीं, बल्किंग भाई जितने पार्टिकल कम होंगे बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा रेत का ना। भाई जितने छोटे कण होंगे इतने ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। तो ये सी बात भी बिल्कुल गलत है। डी कह रहा ऑल ऑप्शन दी करेक्ट। देखो अब कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इन एग्रीगेट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। सीमेंट के रासायनिक सामग्री को न्यूनतम प्रतिशत कौन सा होता है? ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी एल्यूमिनिया, डी लाइम। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम परसेंटेज केमिकल इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? तो देखो सबसे ज़्यादा जो होता है वो तो होता है लाइम, ये होता है 60 के आसपास। दूसरा होता है सिलिका, वो होता है 22 के समथिंग। तीसरा होता है एल्मुना, सिलिका जो होता है वो आपका होता है 22%। एल्मुना होता है एल्यूमिना जो होता है आपका वो होता है कितना होता है? वो होता है आपका 6% के समथिंग। और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका 1 से लेकर 3%। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं सबसे कम होगा हमारे सीमेंट में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये पूछ रहा है ना मिनिमम, तो मिनिमम हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिक अप द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ केमिकल इन एग्रीगेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के रासायनिक अवयवों के सही अनुपात का चुनाव कीजिए। तो पहला ऑप्शन है लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। तो लाइम 63, सिलिका 22, एल्यूमिनियम 6 और आयरन ऑक्साइड 3। ये तो बिल्कुल ठीक है यार, करेक्ट प्रोपोजिशन है बिल्कुल। तो ए तो बिल्कुल ठीक है यार। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि सिलिका होता है 63, लाइम होता है 22। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हम बिल्कुल आगे हम देखेंगे ही नहीं। और एल्यूमिना 6%, आयरन 3 नहीं। एल्यूमिना होता है 63, नहीं ये भी गलत है। आयरन ऑक्साइड होता है 63 नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम चारों को देखते हैं ऑप्शन को, तो ये देखिए ठीक है क्या कह रहा है। तो ये जो होगा चारों में से ये ठीक होगा ए। ठीक है, मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा लाइम ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लाइम इज एक्सिस, यदि लाइम एक्सिस होगा तो कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। भाई चूने की यदि अधिक मात्रा होती है तो भाई सीमेंट, चूने की मात्रा अधिक होती है तो अनसाउंडनेस का काम कर देता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सिलिका इज एक्सिस कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सिलिका हमारे सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनिया इज एक्सिस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ। यदि एल्यूमिना सबसे ज़्यादा हो जाता है तो हमारी वो सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम कर देता है बिल्कुल, क्योंकि एल्यूमिना पानी के साथ रिएक्ट ज़्यादा करता है और पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो अपना वॉल्यूम चेंज ज़्यादा कर देता है। वॉल्यूम चेंज करेगा तो श्रिंकेज का काम करेगा, श्रिंकेज करेगा तो आप सबको पता ही है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए होंगे। मैं पानी पी लीजिए। किसका है? पी ले वाको कैल्शियम चूना घुमा के पी जा, तो अपने आप की कुछ करे ना। बेटे निपटा ले, यू पानी है अभी निपटाऊँ। तो लगी सीमेंट में क्या होता है देखो, रिड्यूस डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव इज थ्रो। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारे सीव नंबर 9 में यदि हम रिड्यूस करते हैं 100%, 90 माइक्रोन की हम छलनी लेते हैं, 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन की उनका साइज होता है, तो वो जो 10% से ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ए इज द करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, साउंडनेस वेरी फ्रॉम 5 to 10 mm। साउंडनेस जो हमारी वेरी करती है वो 5 से 10 mm वेरी करती है। तो हमारी जो साउंडनेस होती है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 5 से 10% हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट। ये कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारी होती है वो 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 डे इज नॉट लेस देन 175 किलोग्राम, मतलब 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद। तो ये बात भी, ये तो बिल्कुल बात गलत है। देखो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्यों? देखो साउंडनेस वेरी करती है। देखो साउंडनेस तो 5 से 10% हम मानते हैं, लेकिन हमारी 10% से ज़्यादा वो वेरी नहीं करनी चाहिए, है ना, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ये ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। तो वैसे हम ए को सही मानेंगे। द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट इन इंडिया। तो वाइट सीमेंट और कलर सीमेंट में हम इंडिया में मतलब भारत में सफ़ेद और रंगीन सीमेंट का व्यवहारिक नाम क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कोलोक्रीट, दूसरा ऑप्शन है रेनबो सीमेंट, तीसरा है सिलिविक्रीट, चौथा है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखो कोलोक्रीट भी हो है, हम इंडिया में नाम लेते हैं, ठीक है। तो ए तो होगा ही होगा, ए तो होगा ही होगा, ए इज़ द। दूसरा है आपका रेनबो सीमेंट भी हम बोल देते हैं, ठीक है। ये भी करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा देख सिलिविसरेट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन द करेक्ट। तो ये ऑल ऑप्शन द करेक्ट होंगे भाई। यदि आपने कहीं ऑप्शन में देख लिया कि 2 से ज़्यादा, ठीक है। अरे यदि तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन द आर करेक्ट, तो ऑल ऑप्शन दी आर करेक्ट मारिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ये क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। हम यदि क्विक सेटिंग करनी है, तीव्र जमने वाला सीमेंट जो होगा वह किससे जोड़कर बनता है? तो लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरिंग फॉर्म। तो बहुत महीन चूर्ण के रूप में कम मात्रा में जिप्सम। भाई यदि हम जिप्सम कम कर देंगे तो ये बात भी ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरिंग। भाई जिप्सम ज़्यादा होगा तो फिर वो तो डिटारर का काम करता है। तीसरा एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ वेरी फाइन पाउडरिंग फॉर्म। एल्यूमिनियम सल्फेट को वेरी फाइन कर देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट पता नहीं आप, ये भी ठीक है। चौथा चलते हैं पोजोलाना इन वेरी फाइन पाउडरिंग फॉर्म। तो मेरी बात, इसमें बात चल रही है क्विक सेटिंग सीमेंट की, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोजोलाना सीमेंट जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो पोजोलाना सीमेंट का उपयोग यकीनन किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डैम, दूसरा ऑप्शन है मैसिज फाउंडेशन, तीसरा है अब्यूटमेंट, चौथा है आपका ऑल ऑप्शन द आर करेक्ट। तो मेरी बात, यदि हम देखें पोजोलाना सीमेंट हम देखते हैं 70% हमारा क्लिंकर मिलाते हैं, 30% हम उसमें पोजोलाना मटेरियल मिलाते हैं जो कोयले की राख होती है या किसी प्रकार की राख होती है, ज्वालामुखी की राख होती है, उनको मिलाया जाता है। तो देखते हैं हम इसमें ऑल ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि पोजोलाना सीमेंट में 30% पोजोलाना मटेरियल होते हैं और 70% हम क्लिंकर का यूज करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और ये पोजोलाना सीमेंट, इसमें जलयोजन ऊष्मा कम निकलती है और इसे भारी संरचनाओं, बांध, भारी नीम और इसमें ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें से हीट ही कम निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो। पहला ऑप्शन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस, बिल्कुल बात कल सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट पेस्ट के कठोर होने बनने की प्रक्रिया और सीमेंट की जमाई सेटिंग कहलाती है। भाई सीमेंट पेस्ट का कठोर बनने की प्रक्रिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दी फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ सीमेंट इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट, यदि वह परिघटना जिसके गुण के कारण ध्वनि नहीं होने देता सीमेंट को कहलाती है। मतलब वह फेनोमेना जो सीमेंट में अलाउ नहीं करता साउंडनेस को, वह कहलाती है आपकी साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये तो बिल्कुल आपकी जो बात है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साउंडनेस जो होती है वह साउंडनेस जो होती है वो यदि होगी, साउंडनेस क्या होता है एक बात समझो, साउंडनेस क्या होता है, डू नॉट चेंज वॉल्यूम, तो ये तो गलत बैठ रहा है। अब चौथे ऑप्शन पे क्या कह रहा है, द हीट जनरेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सीमेंट और जल की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जनित ऊर्जा जलयोजन की ऊष्मा कहलाती है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये वाली बिल्कुल बात ठीक है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। कौन सी, ये वाली बात भी, कौन सी, ये वाली, और बी भी ठीक है, और सी गलत है आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ विटार्ड प्लंजर इज 10 mm एंड इट लेंथ वेरी। तो लेंथ वेरी कितनी होती है इसकी, तो भैया इसकी जो लेंथ वेरी होती है वो होती है, कितनी होती है, 30 mm के आसपास होती है। भाई देखो यदि हम आसपास देखें, वो सब बात छोड़ो, प्लंजर हम करते हैं गहराई, हम उसे कितने, यदि हम प्लंजर को छोड़ते हैं ऊपर से, तो ऊपर से कितना mm नीचे धंस जाना चाहिए, वो 40 mm का होता है ना वो बार टाइप का, तो कितने mm धंस जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया 32 से 35 mm, आपको पता होगा 32 से 35 mm मैंने बताया है कई बार आपको। तो 32 से 35 mm ऊपर से धंसना चाहिए, नीचे से 5 से 7% वो ऊपर रहना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसमें, 40 mm से ऊपर होना चाहिए। अब 40 mm के ऊपर कौन है, 40 mm तो होना ही चाहिए ना भाई, 40 mm से छोटा थोड़ी होगा, 40 mm से आसपास होना चाहिए। तो कौन सा है इसमें स्टेटमेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्पेसिमेन सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर इन क्यूब गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। हमारे जो पोर्टलैंड सीमेंट है, इसमें कई बार पूछा गया है एसएससी में, एक द्वारा पूछा गया है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का जो सरफेस एरिया है वो इतने से कितने से कम नहीं होना चाहिए। ओपीसी का तो हमें पता है, देखो ओपीसी का कितने से कम होना चाहिए 2250, और रैपिड हार्डनिक का 3250, और पीबीसी का 3000, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम, सॉरी, तो 2250 होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फ्लोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सेटिंग, ये कह रहा है सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटार आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। सीमेंट का जो और सैंड का कितना रेशियो होना चाहिए, तो 1:3 है, ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि वाटर इज एडिड टू द रेट ऑफ P/4 + 3% ऑफ वाटर वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, P/4 लेते हैं ना उसमें, है ना, P/4 लेते हैं ना कंसिस्टेंसी। देखो मैं भी बताता हूँ, ये लेते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए लेते हैं शायद। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो लेते हैं हम,
एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम Py4+3 ही लेते हैं जो वाटर कंसिस्टेंसी है, और इसके क्यूब होते हैं 70.6 mm के, और एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूबिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब लोडिंग रेट होना चाहिए 350 kg पर mm स्क्वायर 1 मिनट में, ठीक है। इतना इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जो रेशियो होता है 1:3 ही होता है सीमेंट और सैंड का। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। ये कह रहा है ए क्यूब मोल्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज यूज टू, हैं भाई सीमेंट जो क्यूब मोल्ड होता है 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये हम 10 सेंटीमीटर का होता है क्या? 10 सेंटीमीटर का नहीं होता, मैंने जैसे कि बताया था, वो होता है आपका 70.6 mm का। और चौथा है आपका, ये कह रहा है कि द प्रीपेड मोल्ड आर कीप्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब बनाए गए सांचों को वायुमंडल में 50% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही इसमें? देखो सीमेंट की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम नापते हैं तो उसमें जो रेशियो लेते हैं 1:3 ही लेते हैं हम, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम जो बनाते हैं मोल्ड वो 70.6 mm का आकार का घन क्यूब लेते हैं। और यदि हम देखें Py4+3 तो हम लेते हैं कंप्रेसिव के लिए, टेंसाइल के लिए लेते हैं Py5/2.5 या 3.5, ठीक है। 2.5 से 3.5 होता है, पानी मिलाते हैं। और 3 दिन बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। देखो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इसके लिए तापमान जो होता है 27 डिग्री, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो होता है, और इसकी ह्यूमिडिटी 90% रखी जाती है। और जो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ गलती पूछा गया है, क्योंकि ये तो सारे ही सही हैं एक प्रकार से, है ना। 10 भाई 100 mm का बनाते हैं ना, तो चारों सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर। सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी सूक्ष्मता होती है, किसके सूक्ष्मता, इसकी स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? देखो फाइनेंस के प्रीपोजिशन होती है। अब प्रीपोजिशन क्या, जितना ज़्यादा फाइनेंस होगी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, इतनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इतनी ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग होती है। तो देखो पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोजिशन, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोजिशन, तीसरा नॉट रिलेटेड, चौथा रैंडमली रिलेटेड। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीमेंट में लगभग 65% लाइम की मात्रा होती है और 35% जो आपकी किले की मात्रा होती है। इन सबको मिलाकर घूर्णन भट्टी में ही तो मिलाया पीस कर तैयार किया जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज पेस्ट इज। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का जो शीघ्र से जम जाता है वो कौन सा रिएक्ट करता है? ऑप्शन हमें क्या बताना है इसमें, जो इसमें बताना है फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार ओपीसी के लिए कौन सा पेस्ट होता है? तो द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस, बिल्कुल बात ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मॉस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। भाई जो सीमेंट पेस्ट से हार्ड में जाता है उसको हम सेटिंग टाइम ही बोलते हैं। यस ये भी बात बिल्कुल ठीक है। द फेनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ द सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। देखो 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 सॉरी बच्चों, उसमें पूछ रहा था फ्लैश सेट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रीमेच्योर हार्डनिंग, दूसरा सरफेस हार्डनिंग ओनली, तीसरा हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट एंड हाइड्रेशन, चौथा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सरफेस हार्डनिंग ओनली। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का फ्लैश जमना क्या कहलाता है? फ्लैश जमना,
एक प्रकार से पहले जमता है वो तो वो पहले हार्ड क्या होता है, तो सरफेस हार्डनिंग ओनली, ये तो नहीं होगा भाई, सरफेस हार्डनिंग ओनली, सरफेस थोड़ी हार्ड होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट एंड हाइड्रेशन, जलयोजन हाइड्रोजन की ऊष्मा विकास के बिना कठोरता, ये तो बिल्कुल बात गलत है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल बात गलत है कि जलयोजन जो है, देखो जलयोजन हाइड्रोजन की ऊष्मा विकास के बिना कठोरता। मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्रीम्यूच्योर हार्डनिंग इज द राइट आंसर, प्रीम्यूच्योर हार्डनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है आंसर, आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, तो कास्टिंग के बाद साधारण सीमेंट को सूखने के बाद क्या कहते हैं, सूखने के बाद क्या होता है? ये क्या, पहला ऑप्शन है एक्सपेंड होता है, दूसरा मिक्स होता है, तीसरा श्रिंकेज होता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो अब हमारा सीमेंट ना रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा पानी के साथ आफ्टर कास्टिंग, मतलब हमारे कास्टिंग के बाद साधारण सीमेंट सूखने के बाद ना पहले वो सिकुड़ता है धूप में, वो तो पहले तो वो गीला ही रहता है ना, तो ठंड में हमारा जो सीमेंट जो पहले सिकुड़ता है, पहले सिकुड़ेगा और गर्मियों में फैलेगा, तो वो तो पहले ही गीला रहता है, तो गीले एक प्रकार से हम कहते हैं गीला, वो एक प्रकार से ठंडा टेम्परेचर हुआ, और ठंडा टेम्परेचर हुआ तो फिर वो श्रिंकेज करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग, तो क्यूरिंग का प्रयोग करने वाली कंक्रीट की तराई अवधि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दूसरा लो हीट सीमेंट, तीसरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, चौथा स्लैग सीमेंट। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ब्लैंक है द प्रयोग करने वाली कंक्रीट की तराई अवधि न्यूनतम होती है, कौन से सीमेंट की होगी कंक्रीट की तराई अवधि सबसे मिनिमम? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की नहीं होगी, फाइन पार्टिकल होगा तो उसे तो सबसे ज़्यादा, नहीं नहीं नहीं, लो हीट की। क्वेश्चन समझो, तराई हमें किसकी सबसे ज़्यादा पड़ती है? तो तराई तो हमें ओपीसी में भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और ये देखते हैं ना हम कि सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ज़्यादा हार्ड होता है, और सबसे ज़्यादा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसको हम मरम्मत में यूज़ करते हैं, मरम्मत में हम बार बार उसकी तराई थोड़ी करेंगे, हार्ड हो गया काम हो गया अपना, तो ये है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट शुड बी अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट फेराइट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो क्या सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट फेराइट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट फेराइट की मात्रा कितनी होती है? तो ये सबसे कम होती है, देखते हैं, ए बिटवीन 8 से 10%, ए बिटवीन 2 से 5%, मोर देन 18, बिटवीन 5 से 8%। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो होती है ना 8 से 10% होती है, ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है 8 से 10% होती है C4AF की। क्यों होती है C4AF की? देखो 40% तो हमारी मात्रा C3S की होती है, C2S की कितनी होती है हमारी, C2S की कितनी होती है, C2S की हमारी मात्रा होती है 30%, और हमारी C3A की कितनी मात्रा होती है 8 से 10%, और C4AF की कितनी होती है 8 से 9%। तो ये तो देखो 8 के ऊपर कौन सा है, तो 8 के ऊपर A है, तो वैसे देखा जाए तो हमारा A इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारी जो C4AF है ना, पहले देखो मैंने आपको तो जैसे कि बताया कि C3S की हमारी 40% होती है, और C2S की हमारी 30% होती है, और 8 से 12% इसकी होती है, क्या कहते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेट की, है ना, 8 से 12 होती है वैसे उसकी। और यदि देखें फेलाइट की तो 8 से मतलब 6 से 10% होती है, तो 10% तक जो होती है वो फेराइट की होती है, तो इसलिए हमने इसको एक करेक्ट माना है, तो इसलिए हमने इसको, इसका करेक्ट आंसर क्या माना है, ए इज़ द करेक्ट आंसर माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट,
देखो 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 देखो, इसमें कह रहा है कि हमारे जो क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो करते हैं वो कितने mm का होता है। देखो सबको पता है, मैंने कई बार बता दिया, 70.6 mm का होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी 1:3:6 आफ्टर डेज शुड नॉट लेस देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 1:3, तो हमारे सैंड का हो गया, और ये 6 कह रहा है एग्रीगेट का। तो 7 दिनों के बाद कितने से निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ। तो देखो स्ट्रेंथ जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वह मैंने बताया था 33 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ रहे हो, 33 न्यूटन से कम नहीं होनी चाहिए। तो 33 के पास कौन सा है, ये 27 वाला है। ठीक है, 33 के पास कौन सा है, ये है आपका 27 वाला। तो वैसे तो अब ये पूछ रहा है 7 दिन की सामर्थ्य कितनी होगी, तो 7 दिन की सामर्थ्य 2/3 हो जाती है भाई। यदि हम वैसे देखा जाए तो 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 मिनट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 35 का हम लेते हैं 0.67%। तो ये हो गया 35 गुणा 0.67, तो ये होता है 23% आपका। तो 23% के 23% के पास कौन सा है, ये 27 वाला। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द 4 मैन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, सिलिका ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, द आइडेंटिटी इनकरेक्ट। मतलब सिक्वेंस में बताना है कि कौन सा सिक्वेंस ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि Fe2O3, Al2O3, CaO SiO2, तो बिल्कुल पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन है Al2O3, Fe2O3, CaO SiO2, जो भी बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है FeO3, Al2O3, SiO2 और CO, ये बिल्कुल ठीक है। Al2O3 चौथा ऑप्शन, CaO Fe2O3 SiO2, तो ये आपका कौन सा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों कि सबसे ज़्यादा जो हम कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिका होती है, और उसके बाद हमारी एल्यूमिना होती है, और चौथी होती है आयरन ऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ओपीसी में सबसे ज़्यादा हम इसको ही मिलाते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यू रिजल्टिंग आउट द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो सीमेंट एंड एग्रीगेट को हम कितने, मतलब सीमेंट और एग्रीगेट के मध्य रासायनिक अंतक्रिया का परिणाम निम्न विकल्पों में से क्या होगा। तो देखते हैं। पहला सल्फेट अटैक, दूसरा एल्कानी एग्रीगेट रिएक्शन, तीसरा कोरोजन, चौथा आपका होता है क्या, कार्बोनेशन। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो होता है ना, जो हमारे रिएक्शन होते हैं इसके बीच में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीमेंट और मिलावा यदि मिलाएंगे, रोड़ी मिलाएंगे, तो सल्फेट अटैक होगा, है नहीं होता। दूसरा कोरोजन होता है, नहीं होता। तीसरा कार्बोनेशन होता है, नहीं होता। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई देख लो करो कि तीनों चार ऑप्शन में देख लो करो, और जो सा सही बैठे उस मार दो करो। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट साउंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट को साउंडनेस जांचने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण किया जाएगा, देखो पहला देखते हैं ऑप्शन, ली चटर्जी टेस्ट। ठीक है, दूसरा होगा आपका अब्राहम स्लम कॉन टेस्ट, चौथा तीसरा स्लो फ्लो टेबल टेस्ट, चौथा मोटार बार टेस्ट। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ली चटर्जी। ठीक है, ली चटर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मेरे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ते हैं। और आई होप मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लीमेंटली सीमेंटिंग मटेरियल, निम्न में से कौन सा सप्लीमेंटली सीमेंटिंग पदार्थ नहीं है? फ्लाई ऐश, माइक्रोसिलिका, राइस एक्स और क्लोनाइट। देखो फ्लाई ऐश तो ये हमारी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, पदार्थ बिल्कुल ही नहीं है। माइक्रोसिलिका तो है, और राइस हस एक्स है, मतलब राइस की जो वो है वो भी है, और क्लोनाइट भी है। देखो हम यदि सीमेंट में, ये कह रहा है कि सीमेंट में हम क्या क्या मिला सकते हैं, कौन सा सप्लीमेंट मिला सकते हैं, तो फ्लाई ऐश मिला सकते हैं। फ्लाई ऐश तो आपने सुना होगा, फ्लाई ऐश, माइक्रोसिलिका, चावल की भुस्सी मिला सकते हैं, लेकिन क्लोनाइट आपने नहीं सुना होगा, तो क्लोनाइट नहीं है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि इज नॉट ए सप्लीमेंट्री, तो क्लोनाइट इज द राइट आंसर। तो थैंक यू मेरे भाइयों बच्चों, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।